रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए सेट नंबर 13 है। इसमें आपको 25 साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एक है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेगा रोग होता है? तो घेगा रोग कहिए या ग्वाइटर रोग कहिए, बात एक है। घेगा रोग या ग्वाइटर रोग, बात एक है। ठीक, तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी है आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है यानी घेगा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए है फैराडे का नियम, ऑप्शन बी है हुक का नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी है आइंस्टाइन का सिद्धांत। तो पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली है फैराडे के नियम पर आधारित है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, रडार सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले तरंग किस प्रकार की तरंग होता है? तो अगर रडार की बात करें तो रडार होता क्या है? तो फुल फॉर्म नाम याद रखिएगा, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। रडार में किस तरंग का उपयोग करेंगे? तो सूक्ष्म तरंग का यानी माइक्रोवेव का या रेडियो तरंग का उपयोग करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाएगी? यानी प्रश्न कर रहा है कि उड़ते हुए, या आप ऐसे इस प्रश्न को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, घूमती या कंपन करती हुई वस्तु की घूर्णन गति की माप किससे करेंगे? तो ऑप्शन कहिएगा, ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी है एस्ट्रोबोस्कोप। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एस्ट्रोबोस्कोप। अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर में कहिएगा वायुमंडलीय दाब को मापने में क्या प्रयोग होगा? तो कहिएगा बैरोमीटर का। यदि एनीमोमीटर की बात करें तो कहिएगा हवा की गति का माप किससे करेंगे? तो कहिएगा एनीमोमीटर से। अगर हाइग्रोमीटर की बात करें, हाइग्रोमीटर, तो कहिएगा वायु या हवा में जल वाष्प की मात्रा मापा जाएगा किससे? हाइग्रोमीटर से। या कहिएगा आर्द्रता की माप, वायु में आर्द्रता की माप किससे करेंगे? हाइग्रोमीटर से करेंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मच्छर, ऑप्शन सी है मक्खी, ऑप्शन बी है मक्खी, ऑप्शन सी है चूहा और ऑप्शन डी है ये सभी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मच्छर जो है इसमें प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है मच्छर। अब समझिए, मच्छर के काटने से कौन रोग? तो कहेंगे मलेरिया होता है, मलेरिया होगा। ठीक है, तो जब मलेरिया होगा तो कौन मच्छर काटेगा? तो कहेंगे मादा एनोफिलीज के मच्छर के काटने से क्या होगा? तो मलेरिया होगा। अब समझिएगा कि किस परजीवी का वाहक होता है? तो कहिएगा प्लाज्मोडियम। चलिए 6 नंबर, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन ए है भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ती क्रिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया समझिए, रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो कहिएगा वैसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया संपन्न होने के बाद उसका रंग रूप सब बदल जाए। ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए, रंग रूप सब बदल जाए। ठीक है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे और इसे पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, एक बार लोहे पर जंग लग जाएगा तो उसको हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। उसके बाद कहिएगा दही का जमना, यानी दूध से दही का बनना, दूध से दही जमना। ठीक है, या उसके बाद लिखेगा सब्जी का पकना। ठीक है, तो ये सब क्या है?
तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। अगर भौतिक अभिक्रिया की बात करें तो भौतिक अभिक्रिया जो है ना, इसमें क्रिया होने के बाद फिर उसको पुनः पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। जैसे में पानी से बर्फ का बनना, ठीक है, तो ये क्या है, तो कहेंगे भौतिक अभिक्रिया के उदाहरण है, क्योंकि पानी से एक बार बर्फ बन जाएगा और फिर बर्फ से पानी में उसको रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति कितना होता है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति कहिएगा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पृथ्वी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूर्णन करती है। तो अब ऑप्शन में तो इतना नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन देखिए इसमें किलोमीटर प्रति मिनट दिया है, तो इसमें 60 से गुना कीजिएगा ना तो एक करीब आ जाएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर मीटर में किलोमीटर प्रति आवर में रहेगा तो कहेंगे 1670, और किलोमीटर प्रति मिनट में रहेगा तो कहेंगे कितना, तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट। चलिए 8वां प्रश्न, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया, ऑप्शन ए है डार्विन ने, ऑप्शन बी है मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी है न्यूटन ने, और ऑप्शन डी है जॉनसन ने। तो ऑप्शन विकासवाद के सिद्धांत, ऑप्शन ए डार्विन। अगर मैक्सवेल की बात करें, ठीक है, तो मैक्सवेल को कहेंगे आधुनिक भौतिकी के पिता। मैक्सवेल को कहा जाता है आधुनिक भौतिकी के जनक या पिता। चलिए 9 नंबर प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो कहेंगे मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। बात एक है, ठीक है, तो मेथनोइक अम्ल कहिए या फॉर्मिक अम्ल कहिए। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करेंगे, ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल के रासायनिक सूत्र पूछ लेगा एग्जाम में, पूछा भी है, ठीक है, कितना होता है, तो कहिएगा HCOOH। HCOOH ये क्या है, तो कहिएगा रासायनिक सूत्र है किसका, तो कहिएगा मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल का। अगर हम लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल के रासायनिक सूत्र कितना होता है, तो लैक्टिक अम्ल के रासायनिक सूत्र होता है C3H6O3। ये आपका हो गया लैक्टिक अम्ल के रासायनिक सूत्र। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, तो कहिएगा दूध, दही में क्या पाया जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगर एसिटिक अम्ल की बात करें, एसिटिक अम्ल तो इस सिरके में पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगर इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो एसिटिक अम्ल के रासायनिक सूत्र कितना होता है, तो कहिएगा CH3COOH। ये रासायनिक फॉर्मूला हो गया। अगर मान किसका, तो कहिएगा एसिटिक अम्ल के रासायनिक सूत्र हुआ, ठीक। अगर हम बात करें सिट्रिक अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, तो कहिएगा नींबू में या संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर सिट्रिक अम्ल के रासायनिक सूत्र पूछे तो कहिएगा C6H8O7। C6H8O7 ये हो गया आपका रासायनिक सूत्र किसका, तो कहिएगा सिट्रिक अम्ल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। रख हिम्मत तेरा हर सपना सच होगा, रख हिम्मत तेरा हर सपना सच होगा। अगर बुलंद है इरादे तेरे तो तू चाहे वो होगा। चलिए 10 नंबर है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। अगर लोहे पर जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए है कम हो जाएगा, ऑप्शन बी है बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है समान रहता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जब जंग लगेगा ना तो उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। अब लोहे पर जंग क्यों लगेगा, तो कहेंगे जब लोहा
वायु के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, हवा के संपर्क में, जिसमें नमी हो, नमी की मात्रा हो, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जंग लग जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, किस यंत्र के दौरान सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किस यंत्र के द्वारा करेंगे? ऑप्शन ए है फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन बी है डेनियल सेल, ऑप्शन सी है ड्राई सेल और ऑप्शन डी है गैल्वेनिक सेल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल। ये क्या करेगा? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करेगा। अगर डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल क्या है? तो कहेंगे यह रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो कहेंगे ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक। अब क्वेश्चन पूछता है डेनियल सेल में कौन सी अभिक्रिया होता है? तो कहिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। जैसे ड्राई सेल, तो ड्राई सेल को कहेंगे सूखा सेल, सूखा सेल। इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो कहिएगा टॉर्च में, टीवी रिमोट में, उसके बाद खिलौना में, ठीक। तो इस क्या है? तो ड्राई सेल है, सूखा सेल है। गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है, सेल भी कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है, कम ताप को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो कम ताप को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी है क्रायोमीटर, ऑप्शन सी है पायरोमीटर, ऑप्शन डी है टेकोमीटर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्रायोमीटर। अगर पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर क्या है? तो कहेंगे उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र है, उच्च तापमान को मापने वाला क्या है? तो कहिएगा ये यंत्र है, ठीक है। उसके बाद अगर हम हाइग्रोमीटर की बात करें तो कहिएगा वायु में किसकी माप? तो आर्द्रता की माप करेंगे किससे? तो हाइग्रोमीटर से। टेकोमीटर है, तो टेकोमीटर का काम क्या है? तो कहिएगा डिस्क की घूर्णन गति। टेकोमीटर का काम क्या है? तो कहिएगा शाफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति मापने वाला यंत्र टेकोमीटर। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी है -1 होगा, ऑप्शन सी है 1 होगा और ऑप्शन डी है 9.8 होगा। तो कहेंगे कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि जब कहाँ पे गुरुत्वाकर्षण पे त्वरण का मान अधिक होता है, तो अधिक कहाँ पे होगा? तो अधिक होगा आपको कहिएगा ध्रुव पर, ठीक है। और न्यूनतम कहाँ होगा? न्यूनतम होगा भूमध्य रेखा पर, ठीक। अगर मान लीजिए अधिक की बात करें, ध्रुव पर अधिक होता है, तो ध्रुव पर कितना होगा? तो कहिएगा 9.88 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब भूमध्य रेखा पर कितना होगा? तो कहिएगा भूमध्य रेखा पर 9.78 मीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है। तो एक डायरेक्ट इतना याद रखिएगा, पूछता है ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान, त्वरण के मान, तो कहिएगा 9.8 होता है, बस। 14 नंबर, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो जो मनुष्य कौन तरंग को सुन सकता है? तो कहेंगे श्रव्य तरंग, श्रव्य ध्वनि तरंग, ठीक। तो श्रव्य ध्वनि तरंग, तो श्रव्य ध्वनि तरंग कितना से कितना तक? तो कहिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इतना तक के ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। अब एक को लिखा रहेगा कि 20 HZ से 20 KHZ, तो दोनों एक है, ठीक है।
तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम बात करें किसका, अश्रव्य ध्वनि तरंग के, अश्रव्य ध्वनि तरंग, तो अश्रव्य ध्वनि तरंग कितना से कितने के बीच होगा, तो कहेंगे 20 हर्ट्ज से कम, जो मनुष्य नहीं सुन सकता है 20 हर्ट्ज से कम। ठीक, एक होता है पाराश्रव्य, पाराश्रव्य ध्वनि तरंग, तो ये कितना होगा, तो कहिएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को क्या कहेंगे, तो कहिएगा पाराश्रव्य ध्वनि तरंग। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर, यदि निर्वात में लोहे, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले आएगा। तो निर्वात में लोहा टुकड़ा, लोहा, पत्थर और कागज के टुकड़े को एक साथ गिराइएगा ना, तो क्या होगा, तो ये तीनों समय ही आएगा। ठीक है, तो तीनों एक साथ पृथ्वी पर आएगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, और निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, कांच में, कांच का, ठीक, तो कौन सा है, तो ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है माइका, ऑप्शन सी है सिलिकॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, सिलिकॉन। ठीक है, 16 नंबर। 17 नंबर देखिए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो पदार्थ के परमाणु सिद्धांत कौन दिए, तो ऑप्शन ए है मैक्सवेल, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को दिए थे। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, ऑप्शन है अपकेंद्रीय, ऑप्शन बी है अभिकेंद्रीय, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन जो है ना, ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय। तो देखिए वॉशिंग मशीन या दूध, दही से, मक्खन से देखिए, वॉशिंग मशीन या मक्खन से, दही से मक्खन निकलना, दही से मक्खन निकालना। ठीक है, ये किससे, तो कहिएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। अगर अभिकेंद्रीय की बात करें, ठीक है, तब कहिएगा वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाना या साइकिल की गति। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल, या मौत के कुआं में, ठीक है, मौत के कुआं में बाइक या मोटर कार को चलाना वृत्तीय पथ पर। ठीक है, वो भी अभिकेंद्रीय बल के कारण। ठीक, चलिए 9 नंबर है, आघूर्ण बल की एसआई मात्रक क्या है, आघूर्ण बल का एसआई मात्रक, तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी है मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर। अगर न्यूटन की बात करें तो न्यूटन क्या है, तो कहेंगे बल का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अब ओम क्या, तो ओम कहिएगा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। ठीक, अगर हम बात करें मीटर प्रति सेकेंड, तो ये कहिएगा चाल, चाल का एसआई मात्रक। ठीक, चलिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो अल्जाइमर रोग जो है ना, ये ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो अल्जाइमर रोग है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अल्जाइमर रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें आदमी का याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो कहिएगा यह याददाश्त और सोचने की क्षमता को धीरे धीरे नष्ट करता है, जो है अल्जाइमर रोग है। अल्जाइमर रोग में मनुष्य का याददाश्त एवं सोचने की क्षमता, सोचने की
क्षमता धीरे 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 नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो 10-15 साल में आदमी पूरा पागल टाइप हो जाता है। ठीक है, अल्जाइमर रोग में। चलिए 21 नंबर, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिका, ठीक है, के निर्माण को क्या कहेंगे? यानी तो कथी कहिएगा? तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? तो कहिएगा हेमोटोपाइसिस। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हेमेटोपाइसिस। ठीक, हीमोफीलिया क्या है? तो कहिएगा हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया क्या है? तो कहिएगा आनुवांशिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। इस रोग में क्या होता है? तो कहिएगा रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक, अगर ल्यूकेमिया की बात करें, ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया क्या है? तो कहिएगा कि ब्लड कैंसर है, अस्थि मज्जा से शुरू होता है। तो लिखिएगा इसकी शुरुआत कहाँ होगा? तो कहिएगा वो अस्थि मज्जा में। कहाँ होगा? तो अस्थि मज्जा में शुरुआत होगा। इसको क्या कहेंगे ल्यूकेमिया को? तो कहिएगा रक्त कैंसर। अब एक है पॉलीसीथीमिया। पॉलीसीथीमिया, तो पॉलीसीथीमिया क्या है? तो कहिएगा आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होना। ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होना। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? तो कहिएगा पॉलीसीथीमिया। ठीक है, चलिए ये 22वां प्रश्न है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चौक का उपयोग क्यों करेंगे? तो कहेंगे विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप में हम चौक का प्रयोग क्यों करेंगे? तो कहिएगा विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए किया जाता है। 23 नंबर, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है तो उस तत्व को क्या कहेंगे? तो उस तत्व को कहेंगे समस्थानिक। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगर समस्थानिक की बात करें तो कहेंगे वैसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहेंगे। जैसे में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये हो गया आपका। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या है? तो समस्थानिक है। उसी तरह क्लोरीन के ले सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन 1735 एक क्लोरीन 1737। ठीक, तो ये हो गया आपका क्लोरीन के समस्थानिक। अगर हम संभारिक की बात करें, संभारिक, तो कहिएगा वैसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार समान है उसको हम संभारिक कहेंगे। जैसे कैल्शियम और आर्गन। अगर मान लीजिए कैल्शियम, तो कैल्शियम और आर्गन देखिएगा ना, तो कैल्शियम के 20 40, आर्गन के देखिएगा तो 20 40 या 39। ठीक है, तो इसमें कि नहीं 40 से रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि सेम है। ठीक है, द्रव्यमान सेम है। ठीक, तो ये सब ये हो गया आपका समस्थानिक। ठीक है, सॉरी आर्गन 18, तो यहाँ सेम है। ठीक है, चलिए 24 नंबर, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं किया जाता है? तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान किस किरण का उत्सर्जन नहीं होगा? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी है बीटा किरण, ऑप्शन सी है गामा किरण। तो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होता है, कैथोड किरण का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है 25 नंबर,
पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होगा? ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए 25 क्वेश्चन का सीरीज था, 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा।